Hey dear students, welcome back to our channel once again. My name is नाज़नीन शेख. लास्ट लेक्चर में हमने हमारे राइट टू फ्रीडम देख लिए थे. कई सारे फ्रीडम्स थे हमारे जो गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में थे नहीं हैं और देकर भी रखे हुए हैं. तो उसका किस तरीके से बेटर यूज़ करना है और सही तरीके से यूज़ करना है ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देख लिया है. आज हम करने वाले हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, कोई आपको बेमतलब का परेशान नहीं कर सकता है. उसके लिए हमारे पास क्या अधिकार है. दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इस चीज़ के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर, और दूसरा आता है चाइल्ड लेबर के ऊपर. ये दो चीज़ ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 23 के तहत दिया हुआ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ट्रैफिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है सड़कों पर जो ट्रैफिक हो जाती है हम उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलेंगे. बिल्कुल भी नहीं, वो ट्रैफिक अलग होती है, ये ट्रैफिक अलग होती है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स जो होती है बच्चों, जिसका मतलब बड़ा ही आसान और सिंपल सा है. तो आसान भाषा में बच्चों इसका एक मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कि इंसानों की तस्करी करना. अब तस्करी करना क्या होता है? इंसानों को बेचना, उनसे गलत काम करवाना. जैसे आपने कई सारे एपिसोड्स देखे होंगे क्राइम पेट्रोल के अंदर, सावधान इंडिया के अंदर, बड़ी फेमस टीवी शोज़ है, हम तो देखते ही रहते हैं आए गए दिन. आप देखते हो गाँव में कोई बेचारी सीधी सादी भोली भाली लड़की रहती है, काम कर रही होती है अपने घर का, लेकिन घर में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है. तो कोई एक दूर से रिलेटिव आ जाता है, कोई गांव का शहर का कोई इंसान आता है, बता रहे इसको शहर भेज दो, शहर में जाकर नौकरी करेगी या नौकरी करेगा ये बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा. बड़ा अच्छे तरीके से बहलाते फुसलाते आपको वहाँ से जाकर शहर ले जाते हैं और वहाँ जाकर आपको बेच देते हैं. तो बेच कर आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं, या तो लेबर का काम करवा सकते हैं, फोर्स्ड लेबर वाला काम, भीख मांगने का काम करवा सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करवा सकते हैं. तो ये सारे ही एक्ट ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं. इसीलिए बच्चों इनके लिए आर्टिकल 23 है जो ऐसे सारे कामों को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिंपल है, आदमियों की, इंसानों की जो है वो तस्करी करना होता है. उनको लेकर जाओ, जाकर कहीं पर बेच दो और उनसे गलत काम करवाओ. ओके, आर्टिकल 23 जो है ऐसे राइट्स जो है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का सपोर्ट करते हुए ऐसे एक्टिविटीज़ को, ट्रैफिकिंग को क्या करता है? एबॉलिश करता है. बोलता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए. बेगर जो है, जिसको हम फोर्स लेबर बोलते हैं, ज़बरदस्ती किसी से भीख मांगने का काम करवाना, दैट इज़ फोर्स लेबर. तो वो भी क्या किया गया है? विच इज़ डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ. हाँ, जो खुद गरीब है, अपने मन से अपने इच्छा से भीख मांग रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, अलग बात है. लेकिन आप जो हमने ट्रैफिक सिग्नल एक मूवी है देखी होगी जहाँ पर किसी के हाथ पैर तोड़ दो, हाथ पैर काट दो, भीख मांगने के लिए उनको लगवा दो, तो ये जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए आपको बहुत गहरी सजाएं जो है वो हो सकती है. Trafficking in humans for the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by law. Slave trade किसी को गुलाम बनवा के उससे काम करवाना या फिर prostitution औरतों से करवाना, ये सारी ही काम जो है वो prohibit यानी कि मना किए गए हैं. An exception is made in employment without payment for compulsory services for public purposes. Public purposes के लिए अगर कोई काम होगा तो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर prostitution या slave trade जो है वो नहीं आता है. Compulsory military conscription is covered by this provision. The Constitution uses the term traffic in human beings. Traffic in human beings एक बहुत ही broad term है जो कि include करता है any form of exploitation. किसी भी तरीके का exploitation किसको किया जाता है? Women's को किया जाता है, children को किया जाता है, या crippled और handicap इंसान को किया जाता है, ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है immoral काम करवाने के लिए, undesirable purpose के लिए. तो ऐसे कामों को क्या किया गया है? ऐसे practices को prohibit किया गया है. और particular system of forced labor prevalent in some parts of the country called as beggar is specially mentioned in order to bring it under the jurisdiction of law and to ensure that is not continued as a customary practices. इंडिया के कई सारे हिस्सों में बच्चों आज भी क्या होता है? बेगिंग जैसा काम जो है उसको भी एक ऑक्यूपेशन बना लिया गया है और उसको प्रोहिबिट करने के लिए कानून के सामने लाकर बोला गया है. क्यों? क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस बनते जा रही है ना लोगों की. ऐसे अगर भीख मांगने वाले लोग और ज़्यादा बढ़ते जाए, बेगर्स और ज़्यादा बढ़ते जाए, तो उससे होगा क्या? उससे नुकसान होगा. क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि ऐसे लोगों को फोर्स किया जाता है. अब इनका देखा देखी ये लोग तो काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंट्री के और भी लोग होंगे जिनको क्या किया जाएगा? फोर्स किया जाएगा. प्रैक्टिसेस लाइक देवदासी. अब देवदासी जैसी प्रैक्टिस है, बॉन्डेड लेबर है, ये फोर्स किया जाता है लोगों के ऊपर. कैसे लोगों के ऊपर? जिनके बेचारे, जिन्होंने कर्जा लिया होगा, अब चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके साथ में कुछ गलत करो. ठीक है. Who lost their land due to indebtedness also come under the scope of this clause. जिसने कर्जा लिया, अब कर्जा लेने की वजह से बेचारा कर्जा चुका नहीं पा रहा है, तो हम उसका क्या करते हैं? फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं.
ये था हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक। अब हम बात करते हैं हमारे चाइल्ड लेबर के ऊपर। चाइल्ड लेबर जो है वो भी ग्रॉस वायलेशन है किसका, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किस चीज़ के लिए, एक बहुत ही बड़ा गुनाह है चाइल्ड लेबर करवाना, बच्चों से काम करवाना। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क। आप कहीं पर भी देख लो, कोई चाय की दुकान पर जाकर ही आप देख लो, आपको अगर कोई भी ऐसा बच्चा मिलता है जो 14 साल की उम्र से कम है, तो वो क्या है, वो चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है उससे। शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, कहाँ करना मना है, फैक्ट्री में काम करना मना है, कोई माइन में काम करना मना है। ऐसी कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट जो है आप उसको नहीं दे सकते हो जहाँ उसके जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कोई डेंजर काम आप नहीं दे सकते हो किसको, जो 14 साल के एज, 14 साल या उससे बिलो एज में आता है। Framers of the Constitution were of the view that children are not abused and that they are not forced by economic conditions to do work unsuited to their age। यानी कि बच्चे जो है वो बड़े मासूम हैं, छोटे हैं, तो उनसे जो है ये सारे काम जो है ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं होना चाहिए, करवाने नहीं चाहिए। Children should be given opportunities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity। जहाँ दूसरे बच्चों को हम देखते हैं पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन हमको काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में रहने दो जहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट है, जहाँ वो अब उनके खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐसी उम्र में उनको काम का बोझ जो है उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। प्रोहिबिशन इम्पोज बाय दिस आर्टिकल इज एब्सोल्यूट एंड विदाउट एक्सेप्शन। तो ये चीज़ अगर कोई रेस्ट्रिक्ट करे तो एब्सोल्यूट है भाई, एकदम सही बात कह रहा है, कोई इसके अंदर किसी तरीके का एक्सेप्शन किसी भी बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। However, it is to be noted that social situation, especially poverty, needs to be tackled so that the principle may be implemented। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है जिसके घर के हालात ही बहुत बुरे हैं, सोशल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो ऐसी सूरतों में क्या किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक एक्सेप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं होता है बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अलाउड। Okay, so next that we have is राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है बच्चों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा, जिसके अंदर कौन से आर्टिकल्स कवर हुए हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो है वो कवर होते हैं। इट प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब ये जो रिलीजन के बारे में दे रहा है वो बोलता है कि आपकी मर्जी भाई, जो रिलीजन फॉलो करना है करो, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन उसी के साथ साथ बोला जा रहा है फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं हो सकता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कोई रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए, कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी। आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है फॉलो, आपको इस्लाम करना है, आपको क्रिश्चियनिटी करनी है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी रिलीजन हमने पढ़े हैं, आपको इनमें से जो फॉलो करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। Objective is to sustain the principle of secularism. According to the constitution, all religions are equal before the state and no religion shall be given preference over the other। हर एक रिलीजन जो है वो स्टेट के सामने क्या है, कानून के सामने भी इक्वली है। मैं ये नहीं बोल सकती भाई मेरा रिलीजन ज़्यादा बेटर है क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ज़्यादा है या मेरी माइनॉरिटी ज़्यादा है तो हमको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, नहीं। हर रिलीजन जो है वो स्टेट के सामने क्या है, वो इक्वल है। आर्टिकल 25 है जो कि हमको बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ पर हर इंसान जो रिलीजन चाहे प्रीच कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फोर्सिबल कन्वर्जन जैसे मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिसेस होती है कुछ रिलीजन्स के अंदर, जैसे वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपन्स इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। अब सिख रिलीजन में क्या होता है ना, कीर्पन जो छोटी सी वो चाकू होती है ना वो पहनते हैं, ये रिलीजियस प्रैक्टिस है उनकी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या बोलती है यहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए और इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, ये हमारे गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था had held that मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। तो ये एक केस था जिसके अंदर काऊ स्लॉटर जो है बकरी ईद पे मना किया गया है, यानी बकरी ईद है तो आप काऊ को स्लॉटर नहीं कर सकते हो, बकरी ईद को आप गाय की ईद नहीं मना सकते हो। क्यों नहीं मना सकते हो, क्योंकि ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है आपके, ये आपके इस्लाम में, आपके रिलीजन में कहीं बताया नहीं गया है कि आपको काऊ स्लॉटर करना ही है। तो ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप उसको क्या करोगे, नहीं करोगे।
could be prohibited by law in the interest of public order। अब आता है आनंद मार्गी का केस जो कि 1984 में है। तो इन्होंने तांडव जो है वो किया था, लेकिन तांडव जो प्रैक्टिस करते थे वो लेथल वेपन्स यानी कि डेंजरस वेपन्स जो होते हैं ना वो लेकर तांडव प्रैक्टिस करते थे। अब भाई इसमें तो जान को खतरा है, तुम भले कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, तुम एज सिटीजन हमारी जिम्मेदारी हो, तो तुम्हारी जान हम जाने नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रैक्टिसेस को क्या बोला कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, तुम्हारे बुक में कहीं नहीं लिखा गया है कि तुमको ये चीज़ करनी ही करनी है, राइट, क्योंकि तुम्हारे धर्म का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को रोक दिया जाएगा। ये है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर आर्टिकल 25 था। अब आर्टिकल 26 पढ़ेंगे जो हमको बोलता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। अब हर रिलीजन के कुछ और राइट्स है जो हमको बताए गए हैं। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, किसके लिए, रिलीजन और चैरिटेबल काम के लिए। मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, जब बात रिलीजन की बात आती है भाई अपने मैटर्स को मैनेज करना तुमको आना चाहिए, तुम बाहर से किसी और को नहीं बुला सकते अपने मैटर्स को देखने। यू आर रिस्पॉन्सिबल, अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करो। अफेयर्स कौन सा अफेयर्स, जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड रहता है वो। ओके, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो भी प्रॉपर्टी है जहाँ पर भी आपका इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा वहाँ पर यू शुड ओन दैट प्रॉपर्टी एंड एक्वायर सच मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप खुद ही एक्वायर करोगे। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अब तुमको बोल दिया है अपनी इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से चलाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून तोड़कर कुछ भी करो, कानून के हिसाब से हर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटीज़ को देखा गया है, ये लॉ बनाए गए हैं, इसके हिसाब से तुम्हारी इंस्टीट्यूशन काम करनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपकी भी जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉ के हिसाब से काम करेगी। रिलीजियस कम्युनिटी कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है। हाउएवर एक्टिविटीज इन सच इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नॉट रिलीजियस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉज, लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो आप लॉ के हिसाब से चलोगे, जो भी लॉ में बताया गया है गवर्नमेंट ने उसी के हिसाब से आपको काम करना है। एस्टैब्लिशिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड, अगर आप फिर से इंडिया का नाम खराब कर रहे हो, मॉरलिटी, सोवरेनिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, इन सब से रिलेटेड अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। ये था हमारा आर्टिकल 26। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। आर्टिकल 27 implies that no person shall be compelled to pay taxes for the promotion of a particular religion। अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको किसी तरीके के टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट जो भी खर्चा आपने उठाया है, जो कुछ भी करो, प्रमोशन कर रहे हो अपने रिलीजन का और बोलते हो कि भाई हमको टैक्स नहीं पे कर सकते हो आप। ओके, Article 28 is the last article in your right of religion, which says state-run institution state-run institution cannot impart education that is pro-religion, यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं रन कर सकते हैं, ऐसी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं जो कि प्रो रिलीजन बेसिस के ऊपर होगी। This article totally prohibits any religious instructions being imparted in educational institutions wholly maintained by the state funds। स्टेट फंड मिल रहा है तो फिर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पर नहीं दे सकते हो। इन केस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड बाय द स्टेट, देयर विल बी फ्रीडम फॉर एवरी पर्सन नॉट टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप। भाई अभी आपकी अगर स्कूल है, आपकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइजेज एंड एडेड बाय द स्टेट। एडेड यानी कि जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूशंस को हेल्प किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से मिल रही है, देयर विल बी फ्रीडम फॉर एवरी पर्सन, वहाँ पर हर एक इंसान को आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ के लिए, नॉट टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं हर कोई वर्शिप या फिर रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एड या हेल्प जो है वो मिल रही है। हेल्प का मतलब होता है हेल्प। ओके, नेक्स्ट जो हमारा राइट है बच्चों वो आता है हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में। As India is a country of many languages, religions and culture, Constitution provides special measures। इंडिया जो है ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर भी है, लैंग्वेज भी है, रिलीजन्स भी है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ हमको स्पेशल मेजर्स जो है वो दिए गए हैं।
आर्टिकल 29 एंड 30 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 दिए हैं। आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है यहाँ पर हम बात उनकी करेंगे। माइनॉरिटी यानी कि जिनका पॉपुलेशन कम में है, जिस रिलीजियस पॉपुलेशन यहाँ इंडिया में कम बिलोंग करता होगा। दिस आर्टिकल स्टेट्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, कोई भी सेक्शन सिटीजन का, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा जो कि इंडिया की टेरिटरीज के अंदर रहता होगा या फिर किसी भी हिस्से में रहता होगा, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी भाषा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। स्क्रिप्ट मतलब जैसे ये आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, वैसे आपकी अपनी मातृभाषा होगी उसमें लिखा भी रहेगा, मातृभाषा नहीं सॉरी, आपकी अपनी ओन मदर टंग होगी वो भी लिखी हुई रहेगी। अपने कल्चर के बारे में, ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, तो उसको प्रोटेक्ट करने का राइट आपको मिला है। No citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। आप किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते हो, अगर आपको स्टेट फंड से हेल्प मिल रही है तो आप उनको एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हो। कौन से बेसिस पर नहीं कर सकते हो? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से कोई भी चीज़ अगर है अलग है हमारे लोगों से तो हम उनको मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको एडमिशन लेना है अगर आपको स्टेट से फंड आता है तो। Okay, it must be noted that although the heading of this article uses the term minorities, but in the text of this article the term minorities is not mentioned at all. This means the provision of this article is equally applicable to any section of citizens without whether it is a minority or majority. दो हमने ऊपर अगर देखा तो हमको हेडिंग दी गई है किस चीज़ की, यहाँ देखो बच्चों, यह हेडिंग क्या बोल रहा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके अंदर दिया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हेडिंग में तुमको माइनॉरिटी दिया है लेकिन बावजूद इसके वो क्या बोल रहा है? स्पेसिफिकली हमने कहीं पर माइनॉरिटी टर्म मेंशन नहीं किया है। एजुकेशन की जब बात आती है तो हम इक्वली देखते हैं सबको, क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है। हम नहीं बोल सकते इंडिया में ये रिलीजन माइनॉरिटी में तो इनको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, इनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हर किसी को है, एजुकेशन हर किसी को देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबको इक्वल लेवल पर देख रहे हैं। आर्टिकल 30 हमको बोलता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। तो हर एक माइनॉरिटीज़ जो यहाँ पर रहती है, कोई भी रिलीजन या लैंग्वेज पर बेस हो, उनको किस चीज़ का अधिकार मिला है कि अपने खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकती है अपने खुद के चॉइस से। अब ये आर्टिकल के तहत माइनॉरिटी इज कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। माइनॉरिटी कौन से बेसिस पर डिसाइड की जाती है? रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर। एनी लिंग्विस्टिक ग्रुप बिकम्स अ माइनॉरिटी इन अ स्टेट वेयर द लैंग्वेज इज डिफरेंट। कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक यानी कि अलग लैंग्वेज का ग्रुप हमारे कंट्री में माइनॉरिटी हो जाएगा जहाँ पर उनकी लैंग्वेज अलग होगी। सच ग्रुप्स में नीड प्रोटेक्शन एंड दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर दैट। ऐसे ग्रुप्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से और ये आर्टिकल उनको वो प्रोटेक्शन देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल जो है ये 30 दिया हुआ है, ये हमको प्रोटेक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट। Under Article 30, the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution. तो Article 30 Subsection 2 हमको क्या बोलता है? State shall not, in granting aid, मदद करने के लिए educational institution को जो aid यानी कि help देते हैं, मदद करते हैं, किसी भी educational institution को discriminate नहीं कर सकते हैं on the grounds that is under the management of a minority, whether based on religion or language. तो मैनेजमेंट जो है उसके बेसिस पर, जो उनका रिलीजन लैंग्वेज है उनके बेसिस पर कोई भी स्टेट उनको क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। All minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. तो हर एक माइनॉरिटी को क्या अधिकार मिला है? अपनी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने खुद के कल्चर को और ज़्यादा डेवलप और प्रिजर्व करने के लिए। मदद करने के टाइम पर इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बोला गया है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। फिर से वही बात है, स्टेट किसी भी बेसिस पर क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। बट द राइट टू एडमिनिस्टर डज नॉट मीन दैट द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन केस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है, भले मैं डिस्क्रिमिनेट ना करूँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना भी एडमिन वर्क चल रहा है, जितना भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एज स्टेट या एज गवर्नमेंट, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी आ सकती है तुम्हारा कच्चा चिट्टा ओपन करके देखने के लिए कि तुम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या रन करते हो, किस तरीके से काम करते हो, बच्चों को क्या एजुकेशन तुम दे रहे हो, राइट। ये सारी ही चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हमेशा रहेगा।
In a precedent-setting judgment in 1980, the Supreme Court held that state can certainly take regulatory measures to promote the efficiency and excellence of educational standards. अब एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ मेजर्स जो है वो ले सकती है, उनको मना नहीं किया गया है किस चीज़ के लिए, और ज़्यादा एफिशिएंटली ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काम करने चाहिए. It can also issue guidelines for ensuring the security of the services of the teachers or other employees of the institution. और ऐसे guidelines बना सकती है जहाँ पर teachers भी secure रहे और उसी के साथ साथ employees जो है, दूसरे employees है उन institution से जुड़े हुए, उनकी भी security जो होती है वो government की जिम्मेदारी होती है. Now, in another landmark judgment delivered on 31st October 2002, the Supreme Court ruled that in case of aided minority institutions offering professional courses, admission could only be through a common entrance test conducted by the state or a university. अब 2002 अक्टूबर में क्या लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था. क्या जजमेंट दिया था कि ये जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होती है जिनको मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ये किसी तरीके का प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करती है तो उनको एडमिशन कैसे मिलेगा, वहाँ पर एडमिशन आपको CET के थ्रू मिलेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के थ्रू ही मिलेगा. तो ये जो CET कंडक्ट कौन करेगा, या तो स्टेट करेगी या तो यूनिवर्सिटी करेगी. Even an unaided minority institution ought not to ignore the merit of the students for admission. तो यहाँ पर unaided जो minorities होती है वो भी क्या बोला गया है, उनको भी आप merit of the students के बेसिस पर ही एडमिशन ग्रांट करोगे. एडमिशन ग्रांट कौन से बेसिस पर होगा, मेरिट के बेसिस पर ग्रांट होगा, आप उनका मेरिट इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2002 में क्या किया था, दिया था कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है जिनको एड मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडेड है, फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है अगर आपको, तो आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करते हो तो यहाँ पर आपको बच्चों का एडमिशन कैसे लेना है, CET के थ्रू. ये CET कैसे होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि स्टेट या यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में बच्चों को एडमिशन जो है वो देख सकते हो. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट दैट वी हैव फॉर टुडे इज राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक बहुत ही फॉर्मल फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 है. वो हमको क्या बोलता है बच्चों, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. किसी भी इंसान को आप उसकी प्रॉपर्टी से अलग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कॉम्पेंसेशन वुड बी पेड टू अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन फॉर पब्लिक पर्पस. अगर कोई प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ की गई है, समझ लो यहाँ पर से हाईवे गुजरता होगा, हमको हाईवे बनाना है नया, यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत सारे जो रह रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ना, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो ऐसे घरों को अगर हम हटा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लोगों को जिनका घर, जिनकी बस्ती हम उजाड़ रहे हैं, हम उनको क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन पे करेंगे. Constitution originally provided for the right to property under Article 19(1)(f) and 31. Article 19 guaranteed to all citizens the right to acquire, hold and dispose of the property. जो आज हमने आर्टिकल 19 देखा था हमारे फ्रीडम्स के अंदर, उसमें से कहीं ना कहीं आपको याद होगा बच्चों, आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का हक है, प्रॉपर्टी लेकर संभाल कर रख सकते हो, या तो अपनी प्रॉपर्टी कहीं पर भी बेच सकते हो, तो आपको किसी तरीके की यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई है. प्रोविजंस रिलेटिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी वेर अमेंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स. अब ये जो प्रोविजन दिए गए हैं प्रॉपर्टी के अंदर, वो कई बार क्या किए गए हैं, चेंज किए गए हैं. 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, उसने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया था, इसीलिए इसको फॉर्मर बोला गया. फॉर्मर यानी कि जो कि बहुत पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बेसिक राइट हुआ करता था, तो इसको क्या कर दिया गया बच्चों, डिलीट कर दिया गया. अब इसको ऐड किया गया है आर्टिकल 300A के अंदर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बोला गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया अब हमारा. अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फॉर्मर था, यानी पहले फंडामेंटल राइट था, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है आर्टिकल 300A के अंदर, तो ये बन जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. Thus, if a legislature makes a law depriving a person of his property, there would be no obligation on the part of the state to pay or anything as compensation. अगर कानूनी तौर पर डिसाइड किया गया है कि नहीं भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ से हटा दो, हमको कंस्ट्रक्शन करना है, एक अच्छा खासा ब्रिज बनाना है या फिर रेलवे लाइन डालनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हटा दो, तो गवर्नमेंट अगर हटा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का पैसा जो है, कॉम्पेंसेशन जो है वो वहाँ के लोगों को देना पड़ेगा.
द अग्रीव्ड यानी कि अनहैप्पी या एंग्री बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट पर्सन शैल हैव नो राइट टू मूव द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। जो जिसको गुस्सा आ रहा होगा गवर्नमेंट के इस फैसले पे भाई कि हम तो नाराज है आपसे, आप ऐसा कैसा फैसला ले सकते हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोला गया है, दे शैल हैव नो राइट टू मूव टू द कोर्ट। आर्टिकल 32 के हिसाब से क्या बोला गया है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। दस द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट दो इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसीलिए बोला गया ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इफ द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव एक्टेड अनफेयरली द एक्शन कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय सिटीजंस। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अनफेयर हो जाती है, ज़बरदस्ती खाली करवा रही है, अनफेयर है, तुमको सही से पेमेंट भी देने तैयार नहीं है, तो ये जो एक्शन है इसको कोर्ट ऑफ लॉ में सिटीजंस के जरिए चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही केस फाइल करके कहाँ जा सकते हो, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इस तरीके से हमारे साथ में अत्याचार कर रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो दे रही है। तो ये है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट पहले था, अब आ गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A के तहत। याद रखो बच्चों, ये सारे आर्टिकल्स पता होने जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राइट है बच्चों वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो राइट है बच्चों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हम लोग कई सारे लॉ के टर्म्स है जो देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर देंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।